हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हमारा एमसीक्यूज़ नंबर आएगा 26 से लेके 50 तक, ठीक है। और टूल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ का ये लेक्चर नंबर 15 रहेगा। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लेक्चर नंबर 14 में एक क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा रॉन्ग चला गया था, तो हम उस क्वेश्चन पे थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 था लास्ट वीडियो में, जो बुक प्लेस ऑन अ टेबल टॉप इन हाउ मेनी डायरेक्शंस बुक इज स्टिल फ्री टू मूव। तो देखिए, ये मैंने जो एक्सप्लेन सही किया था, बट जो आंसर था वो बुक के हिसाब से मैंने लिख दिया था, तो आंसर एक्चुअली बुक में रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी, ठीक है। तो डी आंसर आएगा 2 ट्रांसलेशनल एंड 1 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये आप एक थोड़ा करेक्शन कर लेना, जो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो चलिए आज का फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट लोकेशन। देखिए, लोकेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें ढूंढना है। नंबर 1, द लोकेशन हैज़ टू मीट डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क पीस शोन ऑन द कॉम्पोनेंट ड्राइंग। देखिए, जो लोकेशंस जो है उसको सबसे पहले हमें कंपोनेंट का ड्राइंग देखना पड़ेगा। ड्राइंग देखने के बाद ही हमें हमारा डिसाइड होगा कि कहाँ पे कितने लोकेशंस क्या कैसे उसको रखना है, ठीक है। तो लोकेशंस को डायमेंशनल रिक्वायरमेंट जो है वर्कपीस की वो उसको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और कंपोनेंट का ड्राइंग देखने के बाद ही लोकेशंस डिसाइड हो गए। तो ये जो कई स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं ट्रू है। लोकेशन शुड इफेक्ट इजी एंड क्विक लोडिंग ऑफ द वर्क पीस इन जिग एंड फिक्सचर। सो ऑब्वियसली लोकेशन ऐसे होने चाहिए जो इजीली और बहुत ही तेज़ी से वर्क पीस का लोडिंग और अनलोडिंग कर सके, ठीक है, जिग्स और फिक्सचर में। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लोकेशन शुड बी डन ऑन अ लीस्ट एक्यूरेट सरफेस ऑफ द वर्क पीस। इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ। मशीन सरफेस इज़ प्रेफरेबल टू अनमशीन वन। तो ऑब्वियसली लोकेशन जो है मशीन सरफेस पे लगाना चाहिए जिससे एक्यूरेसी अच्छे से आए। अदरवाइज़ अनमशीन सरफेस पे आप लगा दोगे तो जो रेफरेंस होगा वो गलत हो जाएगा। तो अगर अनमशीन सरफेस होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अनमशीन सरफेस है इस तरह से, तो यहाँ पे एक लोकेशन लगाया, यहाँ पे एक लोकेशन लगाया, तो देखिए आप उसका डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाओगे। यानी जब मुझे इस साइड पे मशीनिंग करना है तो ये जो साइड वैसे ही टेढ़ी है, तो वहाँ के टेढ़ी जो साइड है वहाँ के रेफरेंस से हम कोई साइड जो जहाँ मशीनिंग करनी है वहाँ ले रहे हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हो, जो रेफरेंस ही गलत हो गया तो ऑब्वियसली जहाँ पे हम मशीनिंग करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो लोकेशन हम प्रीफर करेंगे कि मशीन सरफेस पे करें, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और उसी तरह ये जो सी है, लोकेशन शुड बी डन ऑन लीस्ट एक्यूरेट सरफेस ऑफ द वर्क पीस, तो ये गलत है। तो यहाँ पे लोकेशन कहाँ होना चाहिए, मोस्ट एक्यूरेट सरफेस पे हमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें वही ढूंढना था कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्लैंपिंग डिवाइस शुड बी सच दैट। क्लैंपिंग डिवाइस कैसे होना चाहिए कि द डायरेक्ट द क्लैंपिंग फोर्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड पार्ट ऑफ द वर्क पीस, दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ कटिंग टूल, दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द वर्क पीस, या ऑल ऑफ द अबो। तो देखिए, क्लैंपिंग डिवाइस यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। ऐसे होने चाहिए कि देखिए वो जो भी क्लैंपिंग फोर्स होते हैं वो सभी को पूरे को डायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड पार्ट होते हैं जिग फिक्सचर्स के, वहाँ पे वो उसको डायरेक्ट कर देगा। तो वैसे होने चाहिए क्लैंपिंग डिवाइस। और जो कटिंग टूल के पाथ जो है, जहाँ पे कटिंग करना है और जहाँ कटिंग टूल आने वाला है वहाँ बीच में नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसा होना चाहिए क्लैंपिंग, आपको उसी तरह लगाना है। और वो जब हम मशीन पे जो वर्कपीस है लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो वहाँ उसके रास्ते में भी बीच बीच में नहीं आना चाहिए। तो क्लैंपिंग डिवाइसेस ऐसे होने चाहिए। तो सारे स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो फंक्शन ऑफ वी लोकेटर ऑफ जिग फिक्सर्स क्या होगा, टू गाइड द ड्रिल बिट ड्यूरिंग द मशीनिंग, फॉर इजी रिमूवल ऑफ द वर्क पीस फ्रॉम द जिग और फिक्सचर आफ्टर मशीनिंग ऑपरेशन इज ओवर, टू लोकेट द सर्कुलर और सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स इन अ जिग और फिक्सचर, और टू लोकेट द वर्क पीस whose dimensions आर सब्जेक्टेड टू वेरिएशंस, ठीक है। तो देखिए, वी लोकेटर का काम क्या है, टू लोकेट द सर्कुलर और सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स इन जिग और फिक्सचर। जिग फिक्सचर में सर्कुलर या तो सेमी सर्कुलर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको लोकेट करने के लिए वी लोकेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो सेकंड है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा था मुझे स्टूडेंट ने कि सर फुल प्रूफिंग आएगा या FULL फुल प्रूफिंग आएगा
और जो स्टूडेंट है उसने बोला कि मेरे बुक में FULL फुल प्रूफिंग दिया है। तो देखिए ये जो भी दिया है FULL वो फुल प्रूफिंग गलत है, FOOL फुल प्रूफिंग ही आएगा। ठीक है, ये सारी जितनी भी मेरे पास जो बुक्स है, मेरे पास जो डिग्री है इसकी भी 2 बुक्स है, मेरे पास PN राव की बुक्स है, ठीक है, हजरा चौधरी की बुक्स है। तो सारी बुक्स के अंदर ये मैंने कंफर्म किया है, ऐसा नहीं है कि कंफर्म नहीं किया। तो देखिए, तो सभी में फुल प्रूफिंग FOOL ही है, यानी 100% ये हमारा फुल प्रूफिंग FOOL ही आएगा। ओके, ये FULL लिखा है तो वो गलत है। ओके, वो टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए 29 द फंक्शन ऑफ बुश ऑफ जिग और फिक्सचर क्या रहेगा। देखिए जिग और फिक्सचर में जो बुश यूज़ होते हैं उसका फंक्शन क्या रहता है, टू गाइड ड्रिल बिट ड्यूरिंग द मशीनिंग टू easy removal of the workpiece from the jig or fixture after the machine operation is over, to locate the circular semicircular। इसमें तो आज अभी लास्ट क्वेश्चन में आया था आंसर कि वी लोकेटर, टू लोकेट वर्कपीस उस डायमेंशंस आर सब्जेक्टेड टू वेरिएशन। तो देखिए बुश का जो यूज़ है वो जनरली यूज़ होता है टू गाइड द ड्रिल बिट ड्यूरिंग मशीनिंग के दौरान ड्रिल बिट को गाइड करने का काम कौन करता है, जिग बुश करता है। ठीक है, चलिए Which one of the following sets of elements are quick acting clamping elements for fixture? क्विक एक्टिंग कौन से है, वेज एंड कैम एंड टॉगल एंड वेज कैम एंड टॉगल। तो देखिए जो वेज है वो क्विक एक्टिंग नहीं है, तो ये तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी वेज है तो ये आंसर रॉन्ग, और यहाँ पे भी वेज है तो ये आंसर रॉन्ग। तो एक हमारे पास बचा हुआ है कैम और टॉगल क्लैम्प जो होता है वो क्विक एक्टिंग क्लैम्प है। For any square or rectangular parts, which of the following locating methods is most common या most suitable। देखिए स्क्वायर अगर आपके पास पार्ट है या रेक्टेंगुलर आपके पास पार्ट्स है तो आपको कौन सी लोकेटिंग मेथड यूज़ करनी चाहिए, 3 to 1 प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, 6 पॉइंट प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, या दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए 3 to 1 मेथड बोलो या 6 पॉइंट लोकेशन मेथड बोलो, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बोथ A and B। द वर्कपीस हैविंग होल्स हैव 1 होल एट इट सेंटर। देखिए एक वर्कपीस है जिसमें सेंटर में बहुत सारे होल है और एक होल उसमें सेंटर में ऐसा बोला है। तो सेंटर होल है उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, प्राइमरी लोकेटर के लिए, सेकेंडरी लोकेटर के लिए, टर्सरी लोकेटर के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पहले बता दूँ टर्सरी लोकेटर जैसे कोई बात होती ही नहीं है, और बचा प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो सेंटर होल है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सेंटर होल हम एज अ प्राइमरी लोकेटर यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम सिलिंड्रिकल पिन या सिलिंड्रिकल बटन लोकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी लोकेटर यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। द वर्कपीस हैविंग होल्स हैव 1 होल्स एट इट सेंटर, देन द वन ऑफ द होल एक्सेप्ट सेंटर होल इज़ यूज्ड एज। तो देखिए सेंटर होल के अलावा कोई भी एक होल है वो किस तरह से यूज़ होगा, तो जैसे कि सेंटर होल प्राइमरी लोकेटर के लिए यूज़ हो गया, तो जो बाकी कोई भी बचा होल, अगर होल को आपको लोकेशन के लिए यूज़ करना है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लोकेटर। ठीक है, चलिए द वर्कपीस हैविंग होल्स इज टू बी लोकेटेड द राउंड पिन एंड डायमंड पिन टुगेदर रिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि सेंटर में हम सिलिंड्रिकल पिन यूज़ करेंगे या तो राउंड पिन यूज़ करेंगे, और जो भी बचे हुए कोई होल है उसमें से एक होल में हम डायमंड पिन को यूज़ करेंगे। ठीक है, डायमंड लोकेटर को यूज़ करेंगे। सेंटर में हमने राउंड लोकेटर यूज़ किया यानी प्राइमरी लोकेटर, और एक में हमने डायमंड लोकेटर यूज़ किया यानी सेकेंडरी लोकेटर। ठीक है, तो राउंड पिन ने लास्ट वीडियो में ही पूछा था मैंने कि 9 डिग्री ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कौन कर देता है, राउंड पिन। तो बची हुई जो डायरेक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम कौन करती है, डायमंड पिन करती है। ठीक है, तो डायमंड पिन की वजह से यहाँ जो रोटेशन है, जो हमारी जो मोबाइल स्क्रीन है या कंप्यूटर स्क्रीन, उसकी जो एक्सिस आ रही है हमारे स्क्रीन के अंदर जाने वाली जो एक्सिस, उसके अराउंड जो रोटेट हो रहा है यानी ये वाली ऐसे। ठीक है, यानी कि ये जो रोटेशन है ये 1 और 2 यानी उसका क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरह से 2 मूवमेंट ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो 9 + 2 कितने हो जाएंगे, 11। तो टोटल 11 डिग्री ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगा। अभी ये जो वर्कपीस है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बाहर निकल सकता है, वो है आपकी डायरेक्शन में। आप जहाँ बैठे हो, आप इस चीज़ को देख रहे हो, वो आप अपनी तरफ इसका एरो जो है अपनी तरफ करोगे तो वो यानी आपके स्क्रीन के बाहर निकलने की ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, और टेबल पे रखा है तो टेबल से ऊपर आने की, तो वो ऊपर उठ जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइड किया है। तो टोटल 11 डिग्री ऑफ मूवमेंट को ये दोनों मिलकर रिस्ट्रिक्ट करती है। द प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन इज, देखिए यूजिंग अ 3 to 1 मेथड
कीपिंग मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट्स एज पॉसिबल, लोकेटिंग पिन्स आर कैप्ड एज फार एज पॉसिबल, या ऑल ऑफ द। देखो तो प्रिंसिपल लोकेशन क्या सजेस्ट करता है, तो पहला तो ये कि 3-2-1 मेथड को यूज़ करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है लोकेशन की। मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट्स हमें चूज़ करने हैं, तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन ही है कि हमें कम से कम लोकेटिंग पॉइंट्स रखने हैं। जैसे कि 3-2-1 प्रिंसिपल की ही बात की थी हमने, तो जैसे कि पहले जो नीचे हमने अगर 3 लोकेटिंग पिन लगाई, तो सेकंड में हमने 3 लोकेटिंग पिन नहीं लगाई, हमें 2 की ज़रूरत है तो हमने 2 ही लोकेटिंग पिन लगाई। और यहाँ पे जो एक थर्ड जो परपेंडिकुलर प्लेन था वहाँ पे एक ही लोकेटर को यूज़ किया। वहाँ पे ऐसा हम अननेसेसरीली ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोकेटर्स यूज़ नहीं किए, ठीक है, क्योंकि जो काम एक लोकेटर से हो सकता है तो वहाँ 2, 3, 5 लोकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ लोकेटर ये सजेस्ट करता है कि मिनिमम लोकेटिंग पॉइंट्स को यूज़ करना चाहिए। लोकेटिंग पिन्स आर कैप्ड एज फार एज पॉसिबल। अच्छा, ये भी एक है कि जो लोकेटिंग पिन्स हमें लगानी है ये एक दूसरे से जितने भी दूर है उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबो। देर आर डैश डिग्री ऑफ मूवमेंट्स एंड डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए टोटल 12 डिग्री ऑफ मूवमेंट्स रहती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 एंड 6। सिलिंड्रिकल प्लेस इन अ वी ब्लॉक रिस्ट्रिक्ट। देखिए एक वी ब्लॉक है, उसके अंदर आपने एक सिलेंडर को रखा हुआ है, एक वी ब्लॉक है, उसके अंदर आपने उसके ऊपर क्या रख दिया है, एक सिलिंड्रिकल पीस रखा हुआ है, ठीक है। तो वो कितनी डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी ये नीचे नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो एक ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो गई, ठीक है, 1T लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये राइट और लेफ़्ट नहीं जा सकेगा यानी उसकी एक एक्सिस और रेस्ट्रिक्ट हो गई, 1T और रेस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये इसमें फ्री है, यहाँ फ्री है ये अभी भी जाने को, ठीक है, ये यहाँ पे जा सकता है। तो एक यहाँ पे 2 ट्रांसलेशनल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर बी और डी हम चूज़ कर लेते हैं। और रोटेशन की बात करें तो रोटेशन देखिए ये वाली एक्सिस पकड़ लेते हैं, अगर ये वाली ऐसा, तो ये इस तरह से डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकेगा, यानी ये 1 रोटेशनल हमने बंद कर दिया। वर्टिकली एक एक्सिस देखे तो वर्टिकल एक्सिस में भी ये डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में भी ये मूव नहीं कर सकेगा, यानी 1 आवर और हो गया, ठीक है। एक डायरेक्शन में ये वाली जो लाइन है, ये एक्सिस है, वहाँ पे वो रोटेट हो सकेगा सिलेंडर, तो इसको ये अभी भी फ्री है, तो उसको तो टोटल 2T है और टोटल 2R है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। चलिए हमारा ऑप्शन रहेगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकेटर। देखिए लोकेटर नहीं है, सॉलिड लोकेटर्स तो होते हैं, एडजस्टेबल लोकेटर्स भी होते हैं, इक्विलाइजिंग लोकेटर्स भी होते हैं, स्विंग लोकेटर्स नहीं होते, ठीक है, स्विंग लोकेटर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लैंपिंग डिवाइस। तो देखिए वेज क्लैंप होते हैं, डायमंड क्लैंप नहीं होते, डायमंड लोकेटर होते हैं, ठीक है, लैच क्लैंप रहते हैं और कैम क्लैंप भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, डायमंड क्लैंप। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज टू लोकेट जॉब बाय एक्सटर्नल सर्फेस। देखिए तो इंटरनल लोकेटर्स तो हम इंटरनली यूज़ करते हैं, नेस्टिंग लोकेटर भी, अच्छा नेस्टिंग लोकेटर्स जो है वो एक्सटर्नल सरफेस पे लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, नेस्टिंग लोकेटर। पिन लोकेटर और बुशिंग भी इंटरनली लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और रिलीव्ड पिन जो है, रिलीव्ड पिन का मतलब मैं बता दूँ आपको, डायमंड लोकेटर्स। तो आपको भी पता है डायमंड लोकेटर्स हम इंटरनल जैसे कि यहाँ पे होल है, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी इंटरनल सरफेस हुई, ठीक है। तो देखिए तो हमारा आंसर आएगा नेस्टिंग लोकेटर। The provision of additional pin to prevent an incorrect loading of job in a jig and fixture is used by operator. This additional pin is called as। तो देखिए एक additional pin हम यूज़ करते हैं किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए। क्या प्रिवेंट करने के लिए बात चल रही है, इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ जॉब इन जिग एंड फिक्सर। देखिए जिग फिक्सर पे जब भी लोडिंग करते हैं तो करेक्ट लोडिंग ही होना चाहिए, यानी इनकरेक्ट लोडिंग जो है कैसे भी नहीं होना चाहिए ऑपरेटर के द्वारा। तो वो करने की एक अरेंजमेंट होती है जिसको हमने अभी भी मैंने डिस्कस किया और लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, उसको हम बोलते हैं फुल प्रूफिंग, ठीक है। तो जो फुल प्रूफिंग किया जाता है उसके लिए एक एडिशनल पिन यूज़ की जाती है, और उस एडिशनल पिन का नाम यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। उस एडिशनल पिन को डबल पिन बोलते हैं, प्राइमरी पिन बोलते हैं, फाउलिंग पिन बोलते हैं, करेक्शन पिन। तो इसको मैं नाम आपको बता दूँ कि उस पिन को हम बोलते हैं फाउलिंग पिन, ठीक है। द सर्कमस्टेंसेस व्हेन वी नीड टू यूज़ इजेक्टिंग डिवाइसेस। देखिए
ऐसी सिचुएशन बतानी जहाँ पे हमें इजेक्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जब हम वर्कपीस को लोड करते हैं, वर्कपीस को जिग फिक्सर्स में लोड करते हैं, लोकेटर्स के अंदर लोड कर देते हैं, सब जगह पे लोकेटर्स अरेंज कर देते हैं, तो वर्कपीस को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इजेक्टिंग डिवाइस क्या करते हैं, उसको धक्का मार के पुश करके वो निकाल देते हैं। तो कब यूज़ करना है, व्हेन द लोकेटर्स आर क्लोजली फिटेड, व्हेन द वर्कपीस इज़ हैवी, या दोनों या नन ऑफ दिस। तो देखिए, तो ये दोनों सिचुएशन है कि जब लोकेटर्स बहुत ही पास क्लोजली फिट कर देते हैं तभी भी ये फिट हो जाता है, वो निकल नहीं पाता जल्दी, और वर्कपीस बहुत हैवी होता है तब, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इजेक्टिंग डिवाइस यूज़ करना है, यानी हमारा आंसर यहाँ पे आएगा सी, बोथ ए एंड बी। एज क्लैम्प जो होता है वो लीवर टाइप है, हुक बोल्ट क्लैम्प है, क्विक एक्टिंग है, या वेज क्लैम्प है। तो देखिए, एज क्लैम्प जो है वो एक तरह का लीवर टाइप क्लैम्प है। द लोकेटर्स हैविंग ए डिप्रेशन रिसेस सेम एज द शेप ऑफ द जॉब। उस लोकेटर का नाम क्या है, वी लोकेटर, नेस्टिंग लोकेटर, डायमंड पिन लोकेटर, या पिन लोकेटर। तो देखिए, जहाँ पे वर्कपीस होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सिलिंड्रिकल वर्कपीस है, तो मैं एक लोकेटर ऐसा बना होगा जो कैसे शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। यहाँ पे ये जो सिलेंडर है यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई अरेंजमेंट करोगे, यानी जैसा यहाँ पे ये इसका शेप है, वैसे ही शेप में यहाँ पे वो वैसे खड्डे जैसा डिप्रेशन बना होगा, रिसेस बना होगा, ठीक है। तो ऐसे लोकेटर को हम बोलते हैं नेस्टिंग लोकेटर, ठीक है। चलिए, टाइम टेकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैम्प इज़ मोर। क्लैंपिंग में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, स्क्रू क्लैम्प, हुक बोल्ट क्लैम्प, वेज क्लैम्प, या टॉगल क्लैम्प। तो देखिए, एक बात बता दूं कि टाइम जब ज़्यादा जाता है इसका मतलब आप स्क्रू क्लैम्प यूज़ कर रहे हो, क्योंकि स्क्रू क्लैम्प है जनरली उसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैम्प इज़ यूज स्विंगिंग एक्शन फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्कपीस। देखिए, वर्कपीस को लोडिंग अनलोडिंग के लिए स्विंगिंग एक्शन करना है, यानी जब आप लोड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कहीं पे आप लोड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हो, स्विंगिंग एक्शन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल है तो ऊपर की दिशा में उसको लीफ की तरह यूज़ कर रहे हो, तो ऊपर की दिशा में जाएगा तो वो अनलोड हो जाएगा, नीचे की दिशा में जाएगा तो फिट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो लैच स्ट्रैप या स्विंगिंग स्ट्रैप, हिंज्ड क्लैम्प जो है, स्विंगिंग वॉशर है या सी वॉशर है, तो ये सारे क्लैम्प जो है वो स्विंगिंग एक्शन से ही लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, ठीक है। टॉगल क्लैम्प कैन यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन फॉर क्लैंपिंग। टॉगल क्लैम्प जो है क्लैंपिंग के लिए कौन सी एक्शन यूज़ करता है, देखो, होल्ड डाउन एक्शन, स्ट्रेट लाइन एक्शन, स्क्वीज एक्शन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो टॉगल क्लैम्प है, ये तीनों की तीनों जो एक्शन है यूज़ करता है क्लैंपिंग करने के लिए। होल्ड डाउन एक्शन के भी टॉगल क्लैम्प आते हैं, स्ट्रेट लाइन वाले भी आते हैं, स्क्वीज वाले भी टॉगल क्लैम्प आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स विल यू यूज़ टू लोकेट अ सिलिंड्रिकल वर्क पीसेस। देखिए, सिलिंड्रिकल वर्क पीस को यूज़ करना है तो क्या सिलिंड्रिकल लोकेटर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं। कॉनिकल लोकेटर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं। जैकपिन लोकेटर्स यूज़ करना पड़ेगा, तो नहीं। और ड्रिल बुश लोकेटर्स यूज़ करना पड़ेगा, तो यस, ड्रिल बुश लोकेटर्स होते हैं जनरली सिलिंड्रिकल वर्क पीस के लिए यूज़ होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर क्लैम्प। तो देखिए, पावर क्लैम्प के बारे में स्टेटमेंट्स पढ़ना है। दे आर क्विक एक्टिंग, नंबर 1, बेटर कंट्रोल ऑफ क्लैंपिंग प्रेशर, नंबर 2, आर मिनिमम ऑपरेटर फटिक, नंबर 3। तो विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखिए, यहाँ पे जो तीनों है स्टेटमेंट वो राइट है कि क्विक एक्टिंग है, तो ये तो सच है क्विक एक्टिंग, और क्लैंपिंग प्रेशर ही बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बेटर कंट्रोल रहता है, ठीक है। और ऑपरेटर फटिक भी बहुत कम रहता है, क्योंकि पावर क्लैंप रहता है तो हाइड्रोलिक या तो न्यूमेटिक डिवाइस यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे प्रेशर या जोर लगाना नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, हिंज क्लैंप है वो कैसा क्लैंप है, हुक क्लैंप, क्विक एक्टिंग है, वेज है, या लीवर टाइप है। तो हिंज क्लैंप भी एक लीवर क्लैंप का ही टाइप है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे नेक्स्ट 25 MCQs हो गए, यानी टोटल हमारे चैप्टर नंबर 3 के 50 MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए, फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।